जय हिंद। सभी लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आप लोग जो सो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग तक जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो आपको स्किप न हो, छूट नहीं पाए, ठीक है। आशा करते हैं कि हमें पूरा विश्वास रहता है और पूरा मेहनत है कि आपको एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह जो सो आपको एक भी प्रश्न किसी भी चैप्टर से किसी भी सब्जेक्ट का नहीं छूटे, ठीक है। मेरा यही मेहनत रहता है और मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का जो सो आप लोग प्रयास कीजिएगा। आप लोग तक हम पहुंचा देते हैं। नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और करके ऑल कर लीजिएगा, और तो आप लोग तक हम नोटिफिकेशन पहुंचा देंगे और आप लोग जो है सो अन्य लोगों तक, अन्य भाई बहनों तक पहुंचा दीजिएगा। ऐसे में जो एक दूसरे लोगों का हेल्प हो जाएगा, मदद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका सिर्फ हौसला बड़ा होना चाहिए कि नहीं, हम ये कुछ करना चाहते हैं, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा आए जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो कुछ करने का सीने में, ठीक है। तो आपका कोई टारगेट नहीं होगा। कुछ लोग का, स्टूडेंट का कमेंट्स रखता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने का इच्छा यही नहीं रहता है कि आपका टारगेट ना है, ठीक है। आप लोग का टारगेट कुछ नहीं है कि आगे क्या किया जाए। अगर आप लोग का ये भी पता ना है कि हम लोग का आगे करना क्या है, तो उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं किसी बड़े बुजुर्ग से कि कैसे क्या हो जाता है। किसी के बारे में जानकारी लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र में क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन आप लोग को सबसे पहले जो है सो मेन है जो बोर्ड, यानी कि आप लोग का 10th जो है सो अच्छा खासा मार्क्स से जो है सो आपको पास होना पड़ता है, अच्छा परसेंटेज लाना पड़ता है। तो चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। क्लास को हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत अमूल्य चीज होता है। तो पहला नंबर है रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ। तो आप लोग पिछला वीडियो जो भी रेगुलर जुड़ते होंगे, आप लोग को पता है कि शाम को, ठीक है, शाम को 5 से 6 यानी कि 5:30 बजे आप लोग का क्लास जो है प्रोवाइड हो जाता है। कुछ लेट हो जाएगा, नहीं तो आपको रेगुलर 5:30 बजे क्लास मिल जाता है शाम को। सुबह जो है आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाया जाता है। सुबह आप लोग को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाया जाता है सुबह 4:30 बजे, ठीक है। सुबह 4:30 बजे से आपको टेस्ट लगाया जाता है यूट्यूब पर। तो आपको नोटिफिकेशन ऑल किए रहेंगे, तो जब जब हम आपको एग्जाम से संबंधित या किसी कंटेंट से संबंधित आपका वीडियो हो या इन्फॉर्मेशन डाले तो आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, आप लोग इतना तो लाइक जरूर किए होंगे, शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो। तो रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ, हम रासायनिक समीकरण बता दें कि रासायनिक समीकरण कैसे निकाला जाता है एकदम आसान से आसान भाषा में। तो जान लेते हैं रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ। तो दुनिया में दो ही चीज होता है, कोई चीज से लाभ या प्रॉफिट, तो दो ही चीज हमेशा होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से होने वाला लाभ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला दिया गया कि रासायनिक अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 और ऑक्सीजन का होता है HO2। दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन का सूत्र पूछे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका CH4 होता है, ये मीथेन का होता है CH4, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन का H2 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। तो हाइड्रोजन यानी कि और ऑक्सीजन दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों गैस है, और दोनों जब मिलता है तो ये बनाता है H2O। क्या बनाता है, H2O बनाता है, यानी कि यह जल बनाता है। क्या बनाता है, तो जल बनाता है। और दो गैस मिलकर क्या बनाता है, जल, यानी कि जल क्या है, एक द्रव है। द्रव उसी को ना कहते हैं जो बहता है, क्या है, बहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा H2O और O2 यानी कि दोनों मिलकर जल बनाता है। वही कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर, आपस में मिलकर क्या बनाता है, तो जल का निर्माण कराता है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं H2 + O2 H2O, यानी हमारा यह जो सो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से बनने वाला पार्ट नंबर, ये वीडियो का चौथा है। क्या है, ये चौथा वीडियो है। आप लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तीन वीडियो पिछला नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ अध्ययन सागर बाय डीके, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और नोट्स और क्या कहते हैं,
किसी भी तरह एग्जाम से संबंधित सभी सारी डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है रासायनिक समीकरण दिया गया है, तो H2 इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। वहीं पर H2 को लिखेंगे हम हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? H2 को लिखेंगे हाइड्रोजन, इसको लिखेंगे हाइड्रोजन, और इसको लिखेंगे क्या? तो ऑक्सीजन। इसको लिख दिए ऑक्सीजन, यानी कि इसको हिंदी यानी नहीं बोल सकते, इसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभी हम बोल रहे हैं मुख से वो होगा हमारा हिंदी, ठीक है, और जो हम लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बना? तो मेरा जल बना। तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। जब हम सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो रासायनिक समीकरण हो जाता है। आई होप आशा करते हैं यहाँ तक समझ गया, मैं आ गया होगा। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। यही हाइड्रोजन प्लस का चिन्ह दो अभिकारकों के बीच। तो आप लोग को पता होगा, रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि आप यहाँ जो देख रहे होंगे इस एरो के इधर, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं ये दोनों के दोनों, और इसको प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखने में ये देखिए कितना कम समय में और कम पेन खर्च होगा, कम कागज का जगह छेकेगा, ठीक है, कम में जगह में लिखा गया। जबकि इसी को लिखना होगा तो ये होगा हाइड्रोजन। देखिए इसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा और ज़्यादा पेज भी खाएगा। प्लस फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, ये अटा नहीं। फिर उसके बाद एरो देंगे, फिर लिखेंगे हाइड्रो यानी कि H2 यानी कि जल लिखेंगे। क्या बनेंगे? तो जल। तो हमको रासायनिक अभिक्रिया ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया, और ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। तो वही उसी को लिखना है। तो रासायनिक समीकरण में लिखने में क्या होता है कि समय का बचत होता है। जैसे इतना लिखने में हम फटाक से और लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में लिखना है कि इसको रासायनिक समीकरण को क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में लिखेगा कि रासायनिक समीकरण इसी तरह हूबहू लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम किताबी भाषा से हटकर है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने में क्या होता है कि हमारे समय का बचत होता है, कम समय में हम लिख सकते हैं। फिर आप लोग कह सकते हैं कि कागज का बचत होता है। आप लोग देखिए कम समय में और कम कागज में हम लिख दिए हैं समीकरण। अभिक्रिया लिखने में बड़ा टाइम लगता है और बहुत पेज पर भी लिखना पड़ता है। इसमें कलम का स्याही का भी बचत होगा इसको लिखने में, समीकरण को लिखने में। फिर इसके लिए कि रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए समान होता है, यानी कि इसको सभी लोग समझ सकता है। क्या लगता है? पूरे वर्ल्ड के लोग समझ सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये जो है सो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ये सिर्फ जो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि जानता होगा, हिंदी भाषा जानता होगा, वही नहीं इसको जान सकता है। अगर अमेरिका वाला, ब्रिटेन वाला ये सब तो नहीं जाएगा, लेकिन यह समीकरण सभी को जान सकता है। लेकिन अभिक्रिया को सभी देश नहीं जान सकता। सभी देश के अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरह से लिखाएगा, लेकिन ये सभी को सेम लिखाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए समान यानी कि बराबर होता है। इसको सभी लोग समझ सकता है इजिली, ठीक है। आगे है कि अतः इसे सभी देशों के लिए लोग समझ पाते हैं। इसे सभी देशों के लोग क्या करते हैं कि समझ पाते हैं। लेकिन जबकि रासायनिक समीक अभिक्रिया लिखेंगे तो वो तो हिंदी भाषा में लिखा जाएगा, और जानते ही हैं कि हिंदी भाषा ब्रिटेन में या अंग्रेजवा या चाइना समझेगा नहीं समझेगा। जो लिखते हैं ना इसको कहते हैं लिपि, देवनागरी लिपि। जब हिंदी का एग्जाम देने जाइएगा ना परीक्षा, तो वहाँ पर आपको हिंदी के में लिखा जाएगा कि विषय में आप लोग देवनागरी लिखिएगा। कौन सा लिखिएगा? देवनागरी लिपि लिखिएगा। क्या लिखिएगा? देवनागरी लिपि लिखिएगा। जबकि अंग्रेजी का जब एग्जाम हो तो उसमें आपको लिखना होगा रोमन। क्या हो जाएगा? रोमन लिखना होगा, ठीक है, रोमन लिखना होगा। चलिए, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला जानकारी। तो रासायनिक समीकरण हम जब तैयार करते हैं, रासायनिक समीकरण हम बनाते हैं, तो उससे हमको क्या क्या किस चीज़ की जानकारी मिलता है। तो दुनिया में देखिए कुछ भी करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगा, और ना सोचने वाला तो दुनिया सोचते ही रहता है, ठीक है। तो देख लीजिए किस किस चीज़ का ज्ञान की प्राप्ति होता है। पहला होता है NH2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस 3H2 है। नाइट्रोजन प्लस 3H2 है। नाइट्रोजन प्लस 3H2 ये दोनों को मिलाने पर, दोनों को अभिक्रिया कराने पर तो हमारा क्या हो गया? NH यानी कि NH3 यानी कि अमोनिया प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या हुआ? तो हमें अमोनिया प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या क्या जानकारी हमें मिलता है। पहला में दिया गया है कि इससे रासायनिक अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र का जानकारी प्राप्त होता है। रासायनिक अभिकारकों को एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र प्राप्त होते हैं। तो देखिए अभिकारक किसको कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं एरो के चिन्ह के इधर वाला। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
अभिकारक। और ये हमारा जो यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो नया रूप वाला पदार्थ बना, तत्व बना, उसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल या इसी को उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप कहता है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के नामों का पता चल जाता है। अभिकारकों एवं प्रतिफलों का नामों का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभिकारकों और प्रतिफलों का, तो अभिकारक मेरा कौन हो गया? तो ये अभिकारक मेरा नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और प्रतिफल कौन हो गया हमारा? NH3 यानी अमोनिया। ये अभी तो हमारा कोई पूछेगा कि इसमें इनमें से प्रतिफल कौन है या उत्पाद कौन है या प्रोडक्ट कौन है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। हमारा पूछेगा कि इनमें से अभिकारक कौन है, तो अभिकारक हमारा तो अभिक्रिया के यानी कि एरो चिन्ह के यानी कि तीर चिन्ह के इधर वाला जो होता है, इधर वाला, ये सभी के सभी क्या कहलाता है? तो ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कहता था? कहता था कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के नामों का पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है। तीसरा स्टेप कहता है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए परमाणु संख्या के बारे में क्या पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तो देख लीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 2, और हाइड्रोजन का तो 3 दूनी 6। क्या है? 3 दूनी 6 है, दोनों इसी के लिए है, तो 3 दूनी 6 है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 6। और यहाँ पर देखिए अमोनिया का तो 3 दूनी 6, तो इसका भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। आप पूछेगा कि सर जी हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हाइड्रोजन का संकेत होता है H और परमाणु संख्या 1 होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कई अणु से मिलकर बना है। तो ये बना है 2 अणु से मिलकर, यानी कि 2 हाइड्रोजन, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए चौथा स्टेप देख लेते हैं। चौथा स्टेप क्या कहता है कि अभिकारक एवं अणु की संख्या का पता चल जाता है। देखिए अभिकारक एवं अणु की संख्या का पता चल जाता है। तो इसमें क्या अणु है अभी हम बताए हैं। तो इसमें क्या अणु है? तो इसमें जो आप लोग देखिएगा तो इसमें 2 अणु है, 2 अणु है, इसमें भी 2 अणु है, और इसमें 3 अणु। कितना अणु है? 3 अणु है। यहाँ पर देख लेंगे 3 अणु से मिलकर बना हुआ है। ये भी 2 अणु से और ये भी 2 अणु से, ठीक है। आगे कहता है अभिकारकों एवं प्रतिफलों का आयतन का पता चल जाता है। क्या पता है? तो अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतन का पता चल जाता है। उसके बाद अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चल जाता है। तो ये सारी एक बार जानकारी फिर से कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें प्राप्त हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण से इससे रासायनिक अभिकारकों एवं प्रतिफलों का संकेत एवं सूत्र पता चल जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का संकेत H2 और ऑक्सीजन का संकेत O2। तो ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, कौन किसका संकेत और सूत्र है। उसके बाद अभिकारक एवं प्रतिफलों के नामों का पता चल जाता है। बिल्कुल, जैसे कि H2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? तो ये हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो ये इसके नामों का पता चल जाता है। फिर आगे कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बारे में पता चल जाता है कि किसका परमाणु संख्या है, ठीक है, ये भी हमें पता चल जाता है। आगे कहता है कि अभिकारक एवं अणु की संख्या का पता चल जाता है। बिल्कुल, ये कितना अणु है? तो 2 हाइड्रोजन अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों का आयतन का भी पता चल जाता है। उसको अभिकारकों एवं प्रतिफलों का द्रव्यमान का पता चल जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 मोल बराबर कितना होता था? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 1 मोल बराबर कितना होता है या किसके बराबर होता है। तो 22.4 लीटर ऑप्शन नंबर जो आपको जिसमें दिया रहे उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया तैयार हो रहा है। तो इसमें उसी वो जो 7 स्टेप था उसी पर निकालेंगे। पहला था परमाणु संख्या। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कितना है? तो लिखेंगे पहले तो नहीं लिखेंगे नाम, ठीक है, नाम लिखेंगे, उसमें नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा कि मेरा नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नाइट्रोजन है। फिर आप लोग को दिख रहा क्या होगा? तो आप लोग को दिख रहा होगा ये आपको हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा अमोनिया है, ठीक है, ये 3 चीज दिख रहा होगा।
उसके बाद देखिए तो उसकी उसी का नाम लिखना है। तो ये नाइट्रोजन यानी कि इनका संख्या, नाइट्रोजन का संकेत एन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अमोनिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए अमोनिया, लिख दिए। ठीक है, इसी का अब इसके बारे में क्या कहता है, अब आगे चलते हैं। आप फिर अगला स्टेप कहता है कि इसके परमाणु संख्या लिखिए। तो परमाणु संख्या देखिए कहाँ है, तो इसका परमाणु संख्या, परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो 2 है। कितना है, 2 है। और इसका परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का, तो देखिए 3 दूनी 6। कितना है, 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ये हो गया 2। उसके बाद देखिए यहाँ इसका भी कितना है, तो इसका 3 दूनी 6। हाइड्रोजन का क्या गो है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हाइड्रोजन का 2 गो है। कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देख लीजिए 2 गो है, और नाइट्रोजन का कितना है, तो 2 गो है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन का 2 गो है, तो ये हो जाएगा कितना, 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं। तो ये हमारा कितना होगा परमाणु संख्या, तो नाइट्रोजन का हो गया 2 गो, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन का क्या हुआ, पहले से 2 गो है, आगे फिर है पावर इसके, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह फिर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है, तो 3 गो है, और नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो है ना, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 गो है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 और 2 8। कितना होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो था, हाइड्रोजन 6 गो था, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 गो था, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को 2 से फिर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। 3 हो गया अमोनिया। आगे कहते हैं तो अमोनिया का परमाणु संख्या कितना हो गया, 8। अब आते हैं अणुओं की संख्या, तो अणु यहाँ पर रखा जाता है। देखिए अणु यहाँ पर कुछ ना है, तो 1 बैठा देंगे तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अणु कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि मोलों की संख्या निकालने के लिए तो आराम से कोई समीकरण यहाँ पर रख लेंगे, उसको क्या करेंगे, तो उसको पहला नंबर तो संतुलित रहेगा, जैसे कि असंतुलित रहेगा, जैसे कि इस तरह का रहेगा N2 प्लस H2। ठीक है, H2 और NH3 रहेगा, NH3 रहेगा। तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित कैसे है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 गो ना है। ठीक ना, तो इसको संतुलित करने के लिए हमको जो है सो मान पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आप लोग देख रहे हैं कि 2 गो है, यहाँ पर बेचारा अकेले है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गो। फिर हाइड्रोजन कहेगा बा भाई हम तो हो गए 6 गो। फिर हाइड्रोजन कहता है रे बकलोला हम तो 2 गो क्यों रे। फिर ठीक है, यहाँ पर कहेगा कि हम 2 गो क्यों रे। फिर यहाँ पर 3 रखेगा, तो ये हाइड्रोजन कहेगा बा हम भी 3 गो हो गए, यानी कि 3 दूना 6 गो हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 गो, नाइट्रोजन भी 2 गो, नाइट्रोजन भी 2 गो, तो ये हो गया हमारा संतुलित। संतुलित करने के बाद इस तरह का आप पहले तो असंतुलित रहेगा उसको संतुलित कीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस कभी संतुलित करके दे दे तो उसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं क्या कहता है। तो अगला स्टेप देखिए कि मोलों की संख्या हो गया, तो मोलों की संख्या उतना ही लिख देंगे जितना अणुओं की संख्या होता है उतना ही मोलों की संख्या होता है। तो फटाफट इसी को लिख देंगे। ठीक है, और इसमें मोल लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही लिख देंगे। चलिए इतना समझ जाएंगे। आगे आप लोग जाने कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल कितना है, तो ये 1 मोल यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 22.4 लीटर हो जाएगा। फिर इसको 3 को यहाँ रखेंगे और उसी में गुना करेंगे 22.4 से। फिर 2 है तो 2 को यहाँ रखेंगे, 22.4 लीटर से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 22.4 होता है। यहाँ कहता है 2 तो यहाँ कहता है 2 मोल है, तो ये 2 मोल को गुना करेंगे 22.4 से। 22.4 होता है 1 मोल बराबर, कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है। तो कहता है कि 2 मोल बराबर, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 44.8 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, तो 44.8 मोल हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा सभी को। फिर उसके बाद कहता है आयतन, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आयतन निकालने के हाइड्रोजन का वो था 2 गो था, हाइड्रोजन का वो था 2 गो, एक हाइड्रोजन का जैसे कि 7 यानी कि 3 दूनी 6 एक 7 था, यानी कि कितना अंतर 4 तो 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या था, यानी कि 2, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर देखिएगा परमाणु संख्या कितना था, तो 6, तो 6 को फिर 1 से गुना कर देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये अमोनिया और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना था, तो 6 था,
ठीक है, यहाँ दोनों को गुना करके कितना आ गया था 14, 14 दूनी 28, प्लस में 6 एक था, यानी कि तो ये कितना आ जाएगा 28 और 6 कितना आ जाएगा, तो 28 6 जो हो जाएगा हम लोग का 34, कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप लोग को इसको इस तरफ भी जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरफ भी जोड़ते हैं तो उतना ही पड़ेगा, और इस तरफ भी जोड़ते हैं तो उतना ही। देखिए 28 6 कितना हो जाएगा, तो 28 और 2 हो जाएगा 30, और 30 और 4 34, इस तरफ भी 34, यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान इसका जो होगा वो सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ द्रव्यमान इसका बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर जब हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि मेरा जो है सभी के सभी जो है रासायनिक समीकरण निकाला गया सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का थैंक यू, जय हिंद। और सभी लोगों को सपोर्ट जरूर से जरूर करना है। ठीक है, जरूर से जरूर, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बगैर, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट के बगैर अधूरा है आप लोग का परिवार। ठीक है, तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद।